हेलो स्टूडेंट, मेरे इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बताने वाले हैं 10th क्लास से, ठीक है, इतिहास। और ये फर्स्ट लेसन है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद, तो ये फर्स्ट लेसन है। तो देखिए चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है और किस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इससे पहले भी मैं और भी वीडियो इससे रिलेटिव जैसे मैथ है वो है उसका मैं बना चुका हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पे जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में सबका बना हुआ है, ठीक है। ट्री को भी काफ़ी अच्छे से बताया गया, अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। खैर आज तो इतिहास बताना है, तो फर्स्ट चैप्टर है। चलिए, मेरे इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बताने वाले हैं 10 क्लास का, ठीक है, इतिहास से। लेसन का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद और उदय और विकास। तो इसी के बारे में बताना है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आता है, किस तरीका का। तो इसमें आज का पहला क्वेश्चन इसमें ये आ रहा है कि राष्ट्रवाद क्या होता है। क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के भौगोलिक, सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगों में प्रेम और एकता की भावना जगाता है। एक तरीक़ा से ये बोल सकते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद का सामान्य अर्थ यही है कि राष्ट्रवाद का सामान्य अर्थ यही है कि जो अपने देश के प्रति अच्छा व्यवहार रखे, अच्छा सोच रखे, उसे हम क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद कहेंगे, ठीक है। तब क्या कहलाएगा, राष्ट्रवाद कहलाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला में है मेजिनी कौन था, ठीक है। मेजिनी के बारे में बताना है, मेजिनी कौन था। तो क्वेश्चन है मेजिनी कौन था। तो इसका आंसर कुछ इस तरीक़ा से है कि मेजिनी को इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा कहा जाता है। मेजिनी का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था। तो 1805 ईस्वी में हुआ था, जिनेवा में हुआ था, ठीक है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक क्रांतिकारी संगठन कार्बोनरी का सदस्य बन गया। बाद में उसने यंग इटली नामक संगठन की क्या किया, स्थापना किया। किस संगठन का। तो उसने यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की। तो मेजिनी कौन था ये समझ में आ गया होगा, इसके बारे में बताना था। तो मेजिनी को इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा कहा जाता है। मेजिनी का जन्म 1805 में जिनेवा में हुआ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह क्रांतिकारी संगठन कार्बोनरी का सदस्य बन गया। बाद में उसने यंग इटली नामक संगठन की स्थापना कर दी या की, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। अगला में है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था, एकीकरण एक तरीके से ये समझ लीजिए सामान्य अर्थ में यही कि किसी भी तरीके से कोई कमी ना हो, ठीक है। जो देश में कमी हो उसका पूरा किया जाए। निरंकुशवाद अगर शासन भी चल रहा है तो उसे हटाया जाए। प्रजा को देखा नहीं जा रहा तो उसे देखा जाए, ठीक है। जो जो कमी है उसे पूरा किया जाए। एक तरीके से ये समझ लीजिए एकीकरण के मतलब। तो जर्मनी के एकीकरण की अनेकों बाधाएँ थी, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि बाधा क्या था। तो जर्मनी के एकीकरण में अनेकों बाधाएं थी। जर्मनी में लगभग 300, लगभग कितना है, 300 छोटे छोटे नहीं होगा यहाँ पे, एक में होगा छोटे बड़े या बड़े छोटे, ठीक है, राज्यों में बटा हुआ था। यानी जो जर्मनी था वो 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या था, डिवाइड था, बटा हुआ था। इस बटा हुआ था। इन सभी राज्यों के प्रमुख को अपने अपने अलग अलग सोच थी। तो ये सब जो 300 राज्यों में बटा हुआ था, तो यहाँ के जो मेन जो होगा, मतलब कि अपना अलग अलग राज्य का, ठीक है, प्रमुख हो, तो वो सब प्रमुख की जो सोच था ना वो अलग अलग था, ठीक है। जैसे बिहार होता है अलग, हो कहीं दिल्ली होता है, तो इसी तरीक़ा से था। तो वैसा भी था जर्मनी में। जर्मनी में जो राज्य था वो भी अलग अलग राज्यों थे, अलग अलग में जो भी जितने जर्मनी में राज्य थे वो सब कितने में बैठे हुए थे। तो 300 छोटे बड़े राज्यों में बैठा हुआ था, जिससे चलते क्या होता था, उनके प्रमुखों का अपना अलग अलग सोच होता था, ठीक है। तो इससे परेशानी होती थी। और धार्मिक और जातीय रूप से वह भी एक नहीं थे। और धार्मिक आधार पे और या जात के आधार पे वो सब क्या थे, तो वो एक नहीं थे। ये सब कारण था जर्मनी के एकीकरण की बाधाएँ थी, ठीक है। अगला है मेटरनिक युग क्या है। तो मेटरनिक युग क्या है। तो मेटरनिक अपने समय का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे, ठीक है, सबसे प्रतिभाशाली राजनयिका था, ठीक है। उसने यूरोपीय राजनीति में इतना प्रमुख भूमिका निभाया कि 1815 से 1848 तक के यूरोपीय इतिहास का काल मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। किस युग से नाम से जाना जाता है। तो कितने से कितने समय का काल, मेटरनिक युग क्या है। देखिए किसी का भी कोई भी युग कब कहलाता है,
जितना अवधि में वो अपना काम करता है, ठीक है, वही उसका अवधि कहलाएगा। जैसे मेटरनिक क्या किया, तो मेटरनिक युग क्या है, तो इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि 1815 यानी टाइमिंग है 1815 से लेकर 1848 तक के यूरोपीय इतिहास का काल मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। यानी इस युग में, यानी यही टाइम में इनका अच्छा योगदान होगा, ठीक है। या मेटरनिक युग करने का मतलब अच्छा योगदान ही नहीं, बल्कि यही है कि मेटरनिक युग करने का मतलब है कि युग किसी का कहने का मतलब ये है कि किस अवधि में वो काम करता था, वो बुरा काम करे या अच्छा काम करे, ठीक है। अगला है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, तो इसका आंसर है फ्रांस का शासक लुई फिलिप उदारवादी था, ठीक है। अब देखिए ये सब उदारवादी क्या होता है, ये सब का जो भी है ना एक वीडियो है, ठीक है, वो वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका, ठीक है। तो ये सब समझ में, ये सब वर्ड आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वर्ड के बारे में पता है तो आप इतिहास को भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। पढ़ना है मतलब कि पढ़ना इस तरीके से नहीं कि रट लें, वैसा नहीं, बल्कि पढ़ना इस तरीके से समझ लें। तो उदारवादी का अगर आपको अर्थ पता होगा तो आप ये जो भी इसमें बोला जाएगा तो अच्छे से समझेंगे, मगर इसका अर्थ पता नहीं होगा तो नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाया हूँ, उसमें जो इतिहास का मेन पॉइंट आया है ना, उसमें वीडियो में मैं पूरा बता दिया हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब उसका जो भी उस तरीके का जो उसमें जो मेन पॉइंट आता है वो प्रत्येक इतिहास के वीडियो जो होगा उसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा उसका लिंक, वो वीडियो है, ताकि कभी किसी को दिक्कत ना हो। चलिए इसका आगे है, लेकिन वह महत्वाकांक्षी भी था। उसने 1840 में गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। गीजो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। गीजो क्या था, तो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह राज्य में किसी भी सुधार को लागू नहीं करना चाहता था। कट्टर विरोधवादी प्रतिक्रियावादी क्या है, कट्टर क्या है, ये सब वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसी में अगर वो सब मैं बताने लगा, वैसे मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, अगर वो बताने लगा तो काफ़ी टाइमिंग हो जाएगा, काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है बस, और यही प्रॉब्लम है अपलोड करने में, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब उसी के पीछे वाला अगला पेज है के पक्ष में नहीं था, यानी के पक्ष में नहीं था कहने का मतलब है ये, ठीक है, सुधार को लागू करने, ठीक है, के पक्ष में नहीं था। राजा फिलिप भी अमीरों का साथ पसंद करता था। जो लुई फिलिप था वो किसका पसंद करता था, तो अमीरों का, और उसके पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम भी नहीं था कि कैसे कैसे सुधार किया जाए, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, कोई मतलब प्लानिंग नहीं है। देश में भूखमरी बढ़ रहा था, बेरोजगारी चरम सीमा पर थी, फलतः सुधारवादी नाराज होने लगे। इन सभी कारणों से 1848 के फ्रांसीसी क्रांति को क्या किया, जन्म दिया। तो देखते हैं नेक्स्ट, अगला में है इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, ठीक है। इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, तो कुछ इस तरीके से है कि ऑस्ट्रिया नहीं, यहाँ पे ऑस्ट्रिया होगा, ठीक है। ऑस्ट्रिया और पिडमोंट में सीमा के विवाद को लेकर ऑस्ट्रिया और इटली में युद्ध शुरू हुआ। किस चीज़ को लेकर युद्ध शुरू हुआ, तो सीमा को लेकर। सीमा मतलब समझ रहे हैं ना, यही सीमा है जो एक देश ये साइड है, ये सीमा से एक देश ये साइड है, और यही सीमा से सट के इसी सीमा का एक दूसरे साइड में दूसरा देश है। तो ये जो सीमा है इसी सीमा के हिसाब से लेकर विरोध था। युद्ध में ऑस्ट्रेलिया की हार हुई, यानी ऑस्ट्रिया की हार हुई, और उसके एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर अधिकार हो गया तथा इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ, ठीक है। अगला पॉइंट है जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है। क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है, तो आंसर है जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। जर्मनी का एकीकरण किसके कारण नहीं हो पा रहा था, तो ऑस्ट्रिया के कारण। बिस्मार्क ने प्रासाद की सेना का संगठन कर उसे यूरोप का शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया गया। ये कहीं कहीं कुछ वर्ड टाइपिंग में दिक्कत हुआ होगा, गलत हुआ होगा, तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। उसने कूटनीतिक माध्यम से ऑस्ट्रेलिया को कमज़ोर बनाने का प्रयास किया। इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के पृथक्करण के कारण ही, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के पृथक्करण के कारण ही जर्मनी का एकीकरण क्या संभव हो पाया। अगला है गैरिबाल्डी की कार्यों की चर्चा करें। गैरिबाल्डी कौन कौन सा काम किया उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से किया था। गैरिबाल्डी सशस्त्र क्रांति का समर्थक था। वह इटली
के रियासतों का एकीकरण करके इटली में गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था, वह चीनी के विचारों से बहुत प्रभावित हुआ था, ठीक है। किंतु बाद में अकाउंट का बुर्के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। उसने अपने लोगों को मिलाकर एक सेना का गठन किया और सेना के बल पर इटली के प्रांतों सिसिली तथा नेपल्स पर अधिकार जमा लिया। उसने विक्ट्री मैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाल ली। वह रोम पर आक्रमण करना चाहता था। किस पे आक्रमण करना चाहता था? तो रोम पर। और लेकिन काबूल के कहने से उसने यह योजना त्याग दी। उसने बहुत कुछ किया किंतु कहीं का शासक बनने से इनकार कर दिया। इस त्याग से विश्व भर में क्या हुआ? उसकी प्रशंसा हुई। मतलब काम बहुत अच्छा सा कर रहा था, लेकिन उसे बोला गया कि आप शासक बन जाइए, ठीक है। लेकिन वो कहा कि नहीं, मुझे शासक नहीं बनना, और सब त्याग दिया। मतलब कोई भी पद पे बैठने के लिए वो तैयार नहीं था, बस वो अच्छा काम करते जा रहा था, ठीक है। अगला पेज में है इटली के एकीकरण मेजीनी की क्या भूमिका है, ठीक है। तो मेजीनी एक सफल साहित्यकार के साथ साथ एक योग्य सेनापति भी था, लेकिन उसे राजनीति की अच्छी समझ नहीं थी। अनेकों असफलता के बावजूद भी उसने हार नहीं मानी और 1848 में यूरोपीय क्रांति के दौरान, ठीक है, यूरोपीय क्रांति के दौर में निको ऑस्ट्रिया को छोड़ना पड़ा, ठीक है। यानी मेजीनी को, यहाँ पे गैपिंग हो गया है, मेजीनी को क्या करना पड़ा? ये यहाँ तक पूरा लिखा हुआ है मेजीनी को, ठीक है। मेजीनी को ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। बाद में वह इटली की राजनीतियों में सक्रिय हो गया। फिर बाद में क्या किया? इटली की राजनीति में क्या हो गया? वो सक्रिय हो गया, ठीक है। अगला है इटली के अगला में इटली के एकीकरण में काबूल की क्या भूमिका है। यानी काबूल यानी काउंट काबूल, ठीक है। तो सर्दिनिया नहीं, यहाँ पे होगा सार्डिनिया, ठीक है। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक विक्टर इमैनुअल राष्ट्रवादी था, ओके। और इटली का एकीकरण करना चाहता था। किसका एकीकरण करना चाहता था? तो इटली का। इस काम को करने के लिए उसने काउंट काबूल को अपना क्या किया? प्रधानमंत्री चुना। और काउंट काबूल यहाँ पे होगा, ठीक है। सफल राजनीतिज्ञ और कट्टर राष्ट्रवादी था। उसका मानना था कि वो क्या चाहता था? तो उसका मानना था कि किसका? तो काउंट काबूल का, कि इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बाधक है। इटली के एकीकरण में बाधक कौन है? तो ऑस्ट्रिया है, ठीक है, सबसे बाधक है। उसने ऑस्ट्रिया को ये बार बार गलत हो रहा है, को हराने के लिए फ्रांस से मित्रता कर ली। किससे मित्रता कर ली? फ्रांस से। किसने? इटली के एकीकरण में कौन सा बाधक था? तो ऑस्ट्रिया। तो उसने, यानी वो क्या था, ये क्या नाम था? काउंट काबूल, ठीक है। तो काउंट काबूल ने क्या किया? किससे मित्रता कर ली? तो फ्रांस से। और उसकी ओर से 1853, यहाँ पे देखिए गलती लिखा है फिर से, यहाँ पे 1853 जैसे टाइपिंग किया वैसे ही लिखा गया है, यहाँ पे 100 नहीं होगा, तो 1853 हो जाएगा। इसे 1853 से 54 में, ठीक है, 54 के क्रीमिया युद्ध में भाग लेने की घोषणा कर दी। युद्ध के समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ पिडमाउंट भी क्या किया? मिला लिया गया। अगला है अंस्टर रेनन ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया है? अंस्टर रेनन के बारे में बताना है आप। तो देखिए इसमें क्या है कि फ्रांसीसी दार्शनिक अस्टादेना नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा अंस्टर रेनन ने, ठीक है। यहाँ पे होगा अंस्टर रेनन ने राष्ट्रवाद की एक नई और व्यापक परिभाषा दी। उनके अनुसार, यानी अंस्टर रेनन के अनुसार, राष्ट्र सम्मान, भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रवाद के लिए अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना, ठीक है, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे कामों करने की इच्छा एक जनसमूह को होनी चाहिए। ये सब, ठीक है, आगे ऐसे काम करने की इच्छा एक जनसमूह कि यह सब जरूरी होना चाहिए, ठीक है। तो यही ये सब पूरा इसके बारे में मतलब अंस्टर रेनन ने यही बताया राष्ट्रवाद के रूप में कि
कि राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया गया आइंस्टाइन रेनन के अनुसार। तो आइंस्टाइन रेनन के अनुसार यही परिभाषित किया गया, ठीक है, कि एक समान इच्छा संकल्प होना चाहिए, एकदम संकल्प लेना चाहिए कि नहीं, जो मेरा देश जो नीचे जा रहा है वो नीचे नहीं जाना चाहिए, ऊपर ही जाना चाहिए। इसके लिए चाहे तो जो करना पड़े हम सब करेंगे, ठीक है, इसे सक्षम बनाने में, मजबूत बनाने में जो करना पड़ेगा वो करेंगे। अगला है मेटरनिख कौन था, यूरोपीय इतिहास में यह क्यों विख्यात है। विख्यात यानी प्रसिद्ध, मतलब बहुत आदमी वो जान पहचान का है। तो मेटरनिख ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ऑस्ट्रेलिया का क्या था, तो चांसलर था। नेपोलियन के पतन के बाद वह केवल ऑस्ट्रिया साम्राज्य का ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया था, ठीक है। अगला है वह स्वतंत्रता तथा सुधार आंदोलन का घोर विरोधी था। पिछले वाले पेज से ही है रिलेटिव। एवं पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। यूरोपीय इतिहास में वह वियना व्यवस्था, यूरोपीय कंस्टर, पवित्र संघ की योजना आदि के लिए क्या था, तो विख्यात था। अगला क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई थी, ठीक है। फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई थी, तो आंसर है फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक का मुख्य उद्देश्य था जर्मन राष्ट्र के निर्माण की योजना बनाना था। इसके अनुसार जर्मनी राष्ट्र का प्रधान एक राजा को बनाना था, ठीक है, जिसे संसद के नियंत्रण में काम करना था तथा जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में होना था। लेकिन जब प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने यह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो असेंबली भंग हो गई। असेंबली क्या हो गई, तो भंग हो गई, ठीक है, असेंबली भंग हो गई। जर्मनी के एकीकरण पूरा नहीं हो सका। तो जर्मनी के एकीकरण पूरा नहीं हो सका तो फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई, इसके बारे में पूरा बता दिए। फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक का मुख्य उद्देश्य था जर्मन राष्ट्र के निर्माण की योजना बनाना था, ठीक है। इसके अनुसार जर्मन राष्ट्र का प्रधान एक राजा को बनाना था। लेकिन क्या हुआ कि संसद के नियंत्रण में काम करना था उन सबको, ठीक है, तथा जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में होना था। लेकिन क्या हुआ कि जब प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने यह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, उसने क्या किया, ये प्रस्ताव को ही ठुकरा दिया, तो असेंबली क्या हो गई, भंग हो गई, जिसके चलते जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। अगला पॉइंट है, वीडियो बन चुका है यहाँ तक, ठीक है। अगला में यह है कि इटली के एकीकरण में मेज़िनी की क्या भूमिका थी। तो जोसेफ मेत्सिनी, ठीक है, मैत्सिनी नहीं मेत्सिनी होगा यहाँ पे, जोसेफ मेत्सिनी इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो मसीहा। मेत्सिनी एक महान दार्शनिक लेखक था, दूरदर्शी राजनेता और कर्मठ कार्यकर्ता था। लेकिन इटली के नवनिर्माण में मेज़िनी की भूमिका सबसे क्या थी, यानी इटली के नवनिर्माण में, यानी अच्छा इस तरीक़े से इटली को संपन्न किया जाए, पूर्ण रूप से स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो इसके लिए इसके नवनिर्माण में जो मेज़िनी था इसका सबसे ज़्यादा भूमिका था, ठीक है। वह बचपन से ही इटली की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील था, ठीक है। वह बचपन से ही चाहता था कि इटली का क्या हो, स्वतंत्रता मिले और वह बिल्कुल फ्रीडम हो। और उसी का पेज एक इसका लास्ट में है, पिछला वाला पेज से ये पेज रिलेटिव है और था। और 1831 में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने युवकों में नई चेतना जगाई। इस संस्था ने युवकों में नई चेतना क्या की, तो जगाई, ठीक है। और किसने ये सब किसने ये यंग इटली का किसने स्थापना किया, तो मेज़िनी ने, ठीक है। मेज़िनी ही नहीं, ठीक है, मेज़िनी की भूमिका एक सबसे महत्वपूर्ण थी। वह बचपन से ही क्या चाहता था, तो इटली की स्वतंत्रता चाहता था, इसके लिए प्रयत्नशील था। और 1831 में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कर दी। इस संस्था ने युवकों में नई चेतना जगाई। वह रिपब्लिकन दल का नेता था। उसने मजदूरों, विद्यार्थियों तथा युवकों में इटली की स्वतंत्रता का भाव जगाया, ठीक है। स्वतंत्रता का भाव मतलब समझ रहे हैं कि सबको उस्काया कि चलो ये जो देश हमारा है इसको बिल्कुल फ्रीडम किया जाए, आज़ादी इसको मिलना चाहिए, ताकि हम यहाँ के जनता जो है काफ़ी अच्छे तरीके से रह पाएँ, काफ़ी अच्छे से जी पाएँ, ठीक है। मेज़िनी के गणतंत्रवादी विचारों ने इटली के एकीकरण का मार्ग
खोल दिया, आई मीन प्रशस्त कर दिया। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और इस लेसन में जो जो मेन टॉपिक था मैं बता चुका हूँ। ठीक है, फिर भी अगर कुछ होगा तो फिर मैं एक अलग वीडियो इतिहास का बनाकर जितना भी तरीका से जो लेसन से कोई कोई पॉइंट छूटेगा तो उस सब का मैं उसमें कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, और इसे देखने से पहले एक वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप देख चुके हैं ये वीडियो को, फिर भी वो वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पे आई मीन सब वर्ड के बारे में बताया गया है, तो वो अगर आप वर्ड के बारे में आई मीन क्या बोलते हैं, किसका क्या अर्थ होता है, किस शब्द का क्या अर्थ निकल रहा है, अगर उसको पता रहेगा आपको, ठीक है, जैसे रिपब्लिकन का मतलब क्या है, ये सब का अगर पता होगा आपका अर्थ, तो आपको इतिहास जानने में समझने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ओपन कर लीजिएगा, और जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।